बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम CFEP 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की समर 2025 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस सवाल की वेटेज बल्कि इस सवाल की वेटेज 20 मार्क की है। अच्छा, इस अटैम्प्ट में टोटल जो है वो 5 सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल 25 मार्क्स के हैं, 2 सवाल 20 मार्क के हैं, 1 सवाल 10 मार्क का है। ये इस अटैम्प्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इससे पहले जो मैंने 3-4 सवाल रिकॉर्ड किए तो दैट वर ऑल रिलेटिवली इजी सवाल। कंसोलिडेशन का सवाल भी बहुत मुनासिब था। ओवरऑल 3-4 स्टैंडर्ड से मिला जुला कर एक सवाल था, वो भी काफ़ी मुनासिब था, आसान था। एक मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शन का सवाल था, वो भी इस अटैम्प्ट का आसान सवाल था। लेकिन फाइनली इस सवाल में थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं। अगेन, इस सवाल में कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई आउट ऑफ द बॉक्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया गया। चीज़ें वही टेस्ट हुई हैं जो कि रूटीन टेस्ट होती रहती है। बस इस सवाल में डाटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, डाटा बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, तो नंबर क्रंचिंग या डाटा हैंडलिंग इस सवाल के अंदर मेजर टास्क है। अदरवाइज इस सवाल में भी कोई नया अकाउंटिंग इशू टेस्ट नहीं किया गया। तो सॉल्व करते हुए थोड़ा आपको डिफिकल्ट फील होगा। वो इस वजह से नहीं कि कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, कोई रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, कोई नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। वही चीज़ें जो पास पेपर में पूछता है वही चीज़ें यहाँ पूछी है। बस डाटा बहुत ज़्यादा और बहुत डेट्स में और नंबर्स में घुमाया हुआ, तो डाटा को थोड़ा मैनेज करना है। और ये सवाल मैं कह सकता हूँ कि इस अटैम्प्ट का मुश्किल सवाल था। लेकिन बाकी 3-4 सवाल जो इस अटैम्प्ट के हैं वो रिलेटिवली कंपैरेटिवली बहुत आसान सवाल थे। बआसानी उसमें मोर देन पासिंग मार्क्स सिक्योर किए जा सकते थे। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। 20 मार्क की वेटेज इस सवाल की। सबसे पहले अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट को देखें तो कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फ्रॉम द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 इन अकॉर्डिंग्स विद IFRS। तो हमें इस सवाल में बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस के और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। करंट ईयर हमारा 2024 है, लेकिन टुगेदर विद कंपैरेटिव्स 2024 और 2023 2 सालों के हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे, बैलेंस शीट के, P&L के और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। अच्छा, इस सवाल में हमारे पास 2 एडजस्टमेंट्स या 2 इश्यूज दिए गए। दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम वन एट अ टाइम रीड करेंगे, वन एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। और सवाल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने सिर्फ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है कि कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2024 और कंपैरेटिव। इसी तरीके से कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 टुगेदर विद कंपैरेटिव्स। अब हम सवाल की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और अकॉर्डिंगली वन बाय वन दोनों को सॉल्व करेंगे। कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग सर्टेन ट्रांजैक्शन ऑफ वर्क स्टेशन लिमिटेड। तो कंपनी का नाम है हमारे पास वर्क स्टेशन लिमिटेड। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2024 है। पॉइंट नंबर 1, ऑन 1 जनवरी 2021 company acquired manufacturing plant for rupees 1200 million with an estimated useful life of 12 years. On the same date, company received a government grant of 360 million in relation to this acquisition, which was presented as deferred income and recognized in profit and loss on a straight line basis. Under the terms of the grant, repayment would be required if the plant is sold before 31st December 2027. 1 जनवरी 2021 पे आपने एक प्लांट परचेज किया 1200 मिलियन का, 12 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है। इस प्लांट के अगेंस्ट हमें गवर्नमेंट से 360 मिलियन की ग्रांट रिसीव हुई। ग्रांट को हमने एज अ डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड किया और हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इनकम पे रिकॉर्ड करेंगे। ग्रांट के साथ शर्त यह है कि हमें ग्रांट रिपे करनी पड़ सकती है अगर हमने एसेट को 31 दिसंबर 2027 से पहले बेच दिया। देखें, 1 जनवरी 2021 पे आपने एसेट खरीदा है और 31 दिसंबर 2027 तक एसेट चलाना है। तो 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ग्रांट के साथ कंडीशन ये है कि 7 साल तक इस एसेट को बेचना नहीं है। एसेट की यूजफुल लाइफ 12 साल है। IS 20 हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो तो ग्रांट के साथ कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स की कंडीशंस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो एसेट की यूजफुल लाइफ है, हम एसेट की यूजफुल लाइफ पे ही ग्रांट को अमोटाइज करेंगे। तो इवन दो के ग्रांट के साथ कंडीशन ये है कि इसको 7 साल से पहले बेचना नहीं है, लेकिन चूंकि एसेट की यूजफुल लाइफ 12 साल है तो हम ग्रांट को भी 12 साल पे ही अमोटाइज कर रहे होंगे। ये कहानी थी पहले 1 जनवरी 2021 के वक्त। फिर 2 साल बाद ऑन 1 जनवरी 2023 कंपनी डिसाइडेड टू अडॉप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। An independent valuer determined the fair value of the plant to be 1100 million on that date. Company planned to revalue its property, plant and equipment after every 2 years.
2 साल के बाद हमने इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रिवैल्यू करने का सोचा। हमने एक रिवैल्यूअर अपॉइंट किया और इसकी फेयर वैल्यू 1100 मिलियन डिटरमाइन की, और कंपनी ने एक रिवैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट की कि कंपनी अपने एसेट्स को हर 2 साल के बाद रिवैल्यू करेगी। तो 1 जनवरी 2021 पे खरीदा, 2 साल के बाद 1 जनवरी 2023 पे, अब 2 साल के बाद 1 जनवरी 2025 पे अगली रिवैल्यूएशन होगी। तब तक हमारा ये R&D खत्म हो चुका होगा, मतलब 31 दिसंबर 24 गुजर चुका होगा। फिर कहता है ऑन 1 जुलाई 2023, यानी कि लास्ट ईयर के मिड में, 1 जुलाई 2023, पिछला साल 2023 के दरमियान में, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट, company board approved a formal plan to sell the plant immediately. The criteria under IFRS 5 was met on this date and the plant was classified as held for sale. The fair value and cost to sell were estimated at 925 million and 15 million respectively at that date. 1 जुलाई 2023 पे लास्ट ईयर के मिड में कंपनी ने अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वगैरह किए और प्लांट को बेचने का इरादा कर लिया। कंपनी ने सोचा हम फॉरेन ही प्लांट को बेच देंगे। IFRS 5 का नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट हो गया। प्लांट को हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया। जिस वक्त हमने इसको क्लासीफाई किया उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 925 और 15 मिलियन यानी कि 910 मिलियन थी। एट 31 दिसंबर, अच्छा आप देखें, आगे रीड करने से पहले मैं ये वाली बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली रिकॉर्ड करने से पहले इसका आईकेप का सोल्यूशन भी देखा है। तो मेरे हिसाब से इसके सोल्यूशन के अंदर आईकेप ने एक एरर किया है। वो क्या एरर किया है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए, IAS 20 का स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि हम ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे जब इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस हो, प्रोबेबिलिटी हो कि हम ग्रांट से अटैच कंडीशंस को पूरा करेंगे और हम ग्रांट रिसीव कर लेंगे, यानी कि जब आप ग्रांट रिसीव कर लो और इस बात की अश्योरेंस हो या प्रोबेबिलिटी हो कि आप ग्रांट से अटैच कंडीशंस को पूरा करोगे, आप अपने पास ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करते हो। इनिशियली जब हमने एसेट परचेज किया, हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई कि हम एसेट को 2027 से पहले बेच देंगे, तो हमने 2021 में, 2022 में ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की होगी। 2023 के मिड में मैनेजमेंट ने इस प्लांट को बेचने का इरादा कर लिया। तो जब 2023 में मैनेजमेंट ने इस प्लांट को बेचने का इरादा कर लिया, यानी कि अब ये बात अश्योर्ड नहीं है, अब ये बात प्रोबेबल नहीं है कि हम ग्रांट की कंडीशंस को पूरा करेंगे। इवन दो कि जब तक प्लांट बेच ना दे हमें ग्रांट वापस नहीं करनी। देखो, जब ग्रांट वापस कब होगी, जब एसेट वाकई में बेच दिया जाए। अभी सिर्फ इरादा हुआ है, तो अभी इरादा हुआ है, एसेट बेचा नहीं है तो ग्रांट एक्चुअली वापस नहीं करनी। लेकिन अगर बेचने का इरादा कर लिया, IFRS 5 की कंडीशंस मीट हो गई, इसका मतलब है कि इट इज़ नाउ नॉट प्रोबेबल कि हम ग्रांट की कंडीशंस को पूरा करेंगे। तो जब ये प्रोबेबल ही नहीं है कि ग्रांट की कंडीशंस को पूरा करेंगे, तो होना ये चाहिए कि 2023 में कोई ग्रांट इनकम रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, और जो 2021 और 22 में ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की थी उसको भी रिवर्स कर देना चाहिए। IAS 20 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जब ये प्रोबेबल ना हो कि ग्रांट की कंडीशंस पूरी होगी तो कोई ग्रांट इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी, और जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ग्रांट इनकम है उसको भी रिवर्स कर देना चाहिए। आईकेप के सोल्यूशन के अंदर एक एरर किया गया। आईकेप के सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर एक गलती की, उसने 2023 में भी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम अपने हिसाब से सही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर कहता है एट 31 दिसंबर 2023 द प्लांट रिमेन अनसोल्ड। The fair value less cost to sell on that date were reassessed at 892 million and 17 million respectively. 31 दिसंबर 2023 आ गया, अभी तक प्लांट बिका नहीं है, इसकी हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बताई हुई है। ऑन 1 अक्टूबर 2024, अब हम 2024 में एंटर हो गए, करंट ईयर की बात हो रही है। 1 अक्टूबर 2024 पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू विड्रॉ द सेल प्लान आफ्टर बीइंग अनेबल टू सिक्योर अ बायर and resolve to reintegrate the plant for use in new product line with a strong future prospect. Consequently, the plant was immediately reclassified to property, plant and equipment. As at that date, fair value less cost to sell and value in use of the plant were estimated to be 875 million, 15 million and 891 million respectively. 2024 में आकर हमारा डिसीजन, हमारा मूड वापस चेंज हो गया। अब हम ये इरादा करते हैं कि हम प्लांट को नहीं बेचेंगे, इसको चलाएंगे, नए प्रोडक्ट लाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा डिसीजन चेंज हो गया कि अब हम इसको नहीं बेच रहे, तो ये IFRS 5 से निकल गया, दोबारा IAS 16 में चला गया। जब हम IFRS 5 से निकाल कर IAS 16 में लेकर जाते हैं, तो ये बात हमने IFRS 5 में पढ़ी है कि हम एसेट को मेजर करते हैं लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, और एसेट की क्या कैरिंग वैल्यू होती कि एज इफ कि वो कभी IFRS 5 में आया ही ना होता। एक दफ़ा एसेट को IFRS 5 में लेकर आएँ और दोबारा IFRS 5 से लेकर जाएँ, तो हम इसको मेजर करते हैं एट लोअर ऑफ
कि रिकवरेबल अमाउंट क्या है और कैरिंग अमाउंट एज इफ कि कभी वो एसेट IFRS 5 में आया ही ना होता। देखिए अगर IFRS 5 में ये एसेट आया ही ना होता तो IFRS 5 के हिसाब से इम्पेयर ना हुआ होता, सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ होता। तो हम एक कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इस डेट के ऊपर कि अगर ये एसेट कभी IFRS 5 में ना आया होता तो डेप्रिसिएशन के बाद इसकी क्या वैल्यू होती, इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, इन दोनों के लोअर पे इस एसेट को मेजर करना है। ये काम तो हम करेंगे, ICAP ने भी किया है। लेकिन अब चूंकि हमने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, अब हमें लग रहा है कि हम एसेट को आगे भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ग्रांट की कंडीशंस दोबारा प्रोबेबल हो गई, दोबारा रीजनेबल हो गई कि हम पूरी करेंगे। तो अब दोबारा चेंज ऑफ, देखिए ग्रांट की कंडीशंस पूरी होगी नहीं होगी, पूरी होगी नहीं होगी, ये चेंज ऑफ एस्टीमेट है और चेंज ऑफ एस्टीमेट को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करते हैं। 2 सालों में हमारा एस्टीमेट ये कह रहा था कि हम ग्रांट की कंडीशन को पूरा करेंगे, हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तीसरे साल में हमें एसेट को बेचने का इरादा कर लिया, यानी कि कोई ग्रांट इनकम भी रिकॉर्ड नहीं होगी, पुरानी रिकॉर्डेड ग्रांट इनकम भी रिवर्स हो जाएगी। चौथे साल में दोबारा इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया तो चौथे साल की भी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। पिछले 3 सालों की ग्रांट इनकम जो लास्ट ईयर हम जीरो कर चुके थे उससे भी हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। किस तरीके से मैथमेटिकली होगा आपको नजर आएगा। लास्ट में एक और बात लिखी है, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग अपॉन डी रिकॉग्निशन ऑफ द रिलेटेड एसेट, अपॉन डी रिकॉग्निशन ऑफ द रिलेटेड एसेट। कह रहा है कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में उस वक्त ले जाती है जब एसेट डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। देखिए जब एक एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल में अपवर्ड रिवैल्यू किया जाता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होता है। अब आने वाले सालों में जब एसेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है तो वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से ज़्यादा होती है। एक तरीका यह है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेनिंग में ले जाए, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेनिंग में ले जाए, ये तरीका हम जनरली फॉलो करते हैं। लेकिन यूँ भी हो सकता है कि हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से रिटेनिंग में ना ले जाए, उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही रहने दें और जब हमारा एसेट बिक जाए तब हम उस एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस एक साथ रिटेन अर्निंग में मूव करवा दें। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि रिवैल्यूएशन, देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस में अगर पड़ा हुआ है ना तो कोई मसला नहीं है, वो है इक्विटी का ही पार्ट। रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का कंपोनेंट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इक्विटी का कंपोनेंट है। आपकी मर्जी है कि आप उसे रिटेन अर्निंग्स में एनुअली ट्रांसफर कर रहे हो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट, या एक साथ एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफर करो। तो यहाँ पर कहता है कि कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन ट्रांसफर कर रही होगी। अब अगेन शायद हो सकता है कि जब मैंने सवाल को रीड किया, पैरा बाय पैरा एक्सप्लेन किया तो इतना कोई टेक्निकल नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको फील होगा कि यार ये क्या खिचड़ी बनाई है इन्होंने। देखते हैं, हम वर्किंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हमारे पास सबसे पहले एक प्लांट है। फर्स्ट जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 पे हमने प्लांट को रिकॉर्ड किया 1200 मिलियन पे और इसी के पैरेलल हमने एक डेफर्ड ग्रांट भी रिकॉर्ड कर दी। डेफर्ड ग्रांट हमने कितने पे रिकॉर्ड की होगी, 360 पे। सही है। इस पॉइंट पे इसकी लाइफ कितनी है, 12 ईयर्स। अब क्या होगा, 2021 में 2022 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ होगा। कितना सर, 12 साल की लाइफ है तो 1200 डिवाइडेड बाय 12 और यही 2 साल का डेप्रिसिएशन। और ग्रांट इवन दो के 7 साल की कंडीशन है लेकिन इसे एसेट की लाइफ पे ही अमोटाइज करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 12 और 30, दोनों साल 30 की अमोटाइजेशन आ गई। 31 दिसंबर 2022 पे हम एसेट को लेकर आ गए। हमारा एसेट आ गया 1000 और ग्रांट का बैलेंस आ गया 300 पे। अच्छा, अब जो रिवैल्यूएशन हो रही है वो 2023 के स्टार्ट में हो रही है। 31 दिसंबर 2022 पिछला साल था, रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 2022 पे नहीं हो रही, अगले दिन 1 जनवरी 2023 पे हो रही है। तो टेक्निकली 2023 के साल में हो रही है। 1 जनवरी 2023 पे एसेट को रिवैल्यू करके 1100 मिलियन पे लाना है। अभी हमारी कैरिंग अमाउंट है 1000 मिलियन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है, पहली बार हो रही है, तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो मैं एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बना लेता हूँ। हमारे पास रिवैल्यूएशन होगी जो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि OCI में रिकॉर्ड होगी और हम एसेट को 1100 पे लेकर आ जाएंगे।
जब 1100 पे लेकर आएंगे तो एसिड का बैलेंस हो जाएगा, मतलब 100 से एसिड बढ़ जाएगा। और अब हमारा एसिड 1 जनवरी 2023 पे 1 जनवरी 2023 पे 1100 पे आ गया। ये जो रिवॉल्यूशन की है ना, ये जो हमने रिवॉल्यूशन की ये 2023 में की है, 2022 में नहीं की। रिवॉल्यूशन डेट 1 जनवरी 2023 है, यानी कि 2023 के साल में रिवॉल्यूशन की है। तो इससे गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस पे तो कोई चेंज नहीं आया, ये हमारा यही रहा। और रिवॉल्यूशन सरप्लस में 1000 का बैलेंस क्रिएट हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस 300 ही रहा और रिवॉल्यूशन सरप्लस में 1000 का बैलेंस क्रिएट हो गया। 1 जनवरी 2023 पे हम आ गए। अच्छा, अब एसिड की लाइफ कितनी रह गई है? अब एसिड की लाइफ रह गई है 10 साल। अब एसिड की लाइफ रह गई है 10 साल, क्योंकि 2 साल गुजर चुके। फिर 2023 में भी 6 महीने सुकून से चले। 2023 में भी 6 महीने सुकून से चले। हमारा जो एसिड को बेचने का फैसला है वो 1 जनवरी 2023 पे हुआ, यानी कि हम 2023 में भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे? 6 मंथ्स का। ये कितना होगा? 1100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 6/12। 1100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 55। और ऑब्वियसली ये 55 का डेप्रिसिएशन 100 के नॉर्मल डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है। नहीं सर, 55 तो 100 से कम है। ये 100 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। ये 55 6 महीने का डेप्रिसिएशन है। अगर 100 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है तो 6 महीने का कितना हुआ? 50। तो यहाँ 6 महीने का कितना है? 55। तो 5 रुपये का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। अगर हम रिवॉल्यूशन सरप्लस के बैलेंस को भी डिवाइडेड बाई 10 6/12 करते तो ये 5 ही आता। तो 5 रुपये का इम्पैक्ट रिवॉल्यूशन सरप्लस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का है। अच्छा, यानी कि इन 6 महीनों में ग्रांट भी 6 महीने अमोटाइज होगी। 300 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6/12, इतनी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये हमारा एसेट 1 जुलाई 2023 पे आ गया। ये हमारा एसेट 1 जुलाई 2023 पे आ गया। ग्रांट के बैलेंस में 15 की मैंने कमी की। मैंने कहा 6 महीने तो एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, तो 6 महीने ग्रांट इनकम भी रिकॉर्ड करो। और रिवॉल्यूशन सरप्लस को मैंने रिटेन अर्निंग में मूव नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि हमारी पॉलिसी है कि हम एसेट की डी रिकग्निशन पे बैलेंस मूव करेंगे। अब 1 जुलाई 2023 पे हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू है 1045। हमने इरादा कर लिया इस एसेट को बेचने का। तो यानी कि एज एट 1 जुलाई 2023 एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? एसेट की कैरिंग अमाउंट है 1045। सर एसेट की लाइफ कितनी है? सर अब एसेट की लाइफ है 9.5 ईयर्स। ये मैं लाइफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका आगे कोई इस्तेमाल होगा तभी मैं लिख रहा हूँ। ओरिजिनली 12 साल की लाइफ थी। 2 साल डेप्रिशिएट करने के बाद यहाँ पर लाइफ 10 साल रह गई। 6 महीने डेप्रिशिएट किया तो अब लाइफ 9.5 साल रह गई है। ये याद रखिएगा, लिखा हुआ भी है, चले सही है। इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 1 जुलाई 2023 पे जब IFRS 5 का क्राइटेरिया मीट हुआ तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 925 और 15, यानी कि ये हो जाएगा 925 माइनस 15 910। यानी कि हमें एसिड को इन दोनों के लोअर पे लाना है। तो अगर मुझे 1045 के एसिड को 910 पे लेकर आना है तो अफेक्टिवली मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैं इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करूँगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करूँगा, P&L में रिकॉर्ड करूँगा, और ये IFRS 5 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। IFRS 5 में मैं इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिकॉर्ड कर रहा हूँ? 910 और 1045 का डिफरेंस, 910 और 1045 का डिफरेंस। और चूंकि अब आपने एसेट को बेचने का इरादा कर लिया तो जितनी ग्रांट आपने रिकॉर्ड कर ली है एज ए इनकम वो सारी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपके एस्टीमेट चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि ये 15 भी रिवर्स होगा, ये 30 भी रिवर्स होगा, और ये 30 भी रिवर्स होगा। तो आपके पास 75 से ग्रांट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, रिवर्सल ऑफ ग्रांट। 135 से इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया, और जो ग्रांट इनकम मैंने रिकॉर्ड की थी 30 की पिछले 2021 में, 30 की 2022 में, और 15 की 2023 में रिकॉर्ड की थी, वो सारी मैंने रिवर्स कर दी। और मैं एसेट को लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लेकर आ गया। फिर इसके बाद ये अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? 1 जुलाई 2023 में। इसके बाद 31 दिसंबर 2023 आया, एसेट अभी भी बिका नहीं है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 892 और 17। तो अगर हम यही सब यहाँ लिखें
कि एट 31 दिसंबर 2023 एसेट की कैरिंग अमाउंट तो यही रहेगी 1045। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है 822 और 17, तो यह आ जाएगा 892 माइनस 17। यानी कि जो 1 जुलाई 2023 पे एसेट 910 का था, जो 1 जुलाई 2023 पे एसेट 910 का था, अब कितने का हो गया 875 का। यानी कि मुझे एक और इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है एज पर IFRS 5 ही। कितना 875 माइनस 910, 35 का मैं एक और इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करूँगा। याद रहे ये 2023 ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक अभी तक 2023 ही चल रहा है। और अब हम एसेट को फाइनली 31 दिसंबर 2023 पे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन दोनों के लोअर पे 875 पे लाया, तो 30 का हमने फजीद इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया। यहाँ तक हमारा 2023 कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा 2023 कंप्लीट हो गया। आई वुड सजेस्ट इन नंबर्स को प्लॉट कर दें, क्योंकि 2024 में जब हम जाएंगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होंगी, तो हम पुरानी चीज़ें भूल ना जाए, तो हम 2023 की चीज़ों को प्लॉट कर देते हैं। देखिए बैलेंस शीट पे क्या क्या आएगा 2023 के आखिर में। बैलेंस शीट पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है। 875 पे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो मैं बैलेंस शीट में एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये नंबर हम ला रहे हैं वर्किंग वन से। तो 2023 में नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है 875 पे। अच्छा 2023 में हमारा ये जो ग्रांट का बैलेंस चलता आ रहा है, ये यहाँ पे 360 हो गया था वापस, और ये 31 दिसंबर 2023 पे भी 360 ही हो जाएगा, क्योंकि आपने इनिशियली 360 रिकॉर्ड किया, फिर ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की, फिर ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की, फिर 75 से रिवर्स किया, तो 360 दोबारा ग्रांट का बैलेंस हो गया। तो अब अपने पास लायबिलिटीज़ में डेफर्ड या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 360। और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना है सर? रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी हमारा 100 ही चलता आ रहा था। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी हमारा 100 ही चलता आ रहा है। तो बैलेंस शीट में इक्विटी में हमारे पास मैंने सारे नंबर्स 31 दिसंबर 2023 पर जो पहुंचाए थे। प्लांट हमारा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 100 है, और डेफर्ड ग्रांट या ग्रांट पेबल भी कह सकते हैं इसको 360 है, ग्रांट पेबल भी कह सकते हैं इसको। तो बैलेंस शीट पे तो ये नंबर्स आएंगे। पीएनएल में क्या क्या आएगा सर? 2023 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है, 2023 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ है 135 और 35 का, और ग्रांट इनकम में 15 की इनकम रिकॉर्ड हुई है और 75 का रिवर्सल रिकॉर्ड हुआ है। देखिए ये दोनों ग्रांट इनकम पिछले सालों की है। 2023 में ये 15 की इनकम रिकॉर्ड हुई थी और ये 75 का रिवर्सल रिकॉर्ड हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इम्पेयरमेंट लॉस और ग्रांट इनकम या रिवर्सल। 2023 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास 55 का, ये वाला। इम्पेयरमेंट लॉस में हमारे पास 135 ये और 35 ये, 135 एट द टाइम ऑफ रिक्लासिफिकेशन और 35 ईयर एंड पे। और ग्रांट इनकम में हमारे पास 15 की ग्रांट इनकम थी, तो इसको मैं नेगेटिव में, मतलब इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ और ये नेगेटिव कर देता हूँ। तो 15 की इनकम 75 का रिवर्सल, तो नेट 60 का रिवर्सल आ जाएगा। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है मैंने नेगेटिव में दिखाया, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है मैंने नेगेटिव में दिखाया,
ग्रांट इनकम पॉजिटिव होती, इनकम होती तो पॉजिटिव में आ जाता, रिवर्सल है तो ये मैंने रिवर्सल नेगेटिव में दिखा दिया। किस तरीके से, मैंने दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन लगाया तो ये -15 +15 हो गया, ये ग्रांट इनकम है, और फिर -75 तो ये रिवर्सल है तो ये नेट -60 हो गया। अच्छा 2023 में हमने रिवैल्यूएशन भी की थी, ये रिवैल्यूएशन भी 2023 में थी, तो यहाँ पर आपके पास एक और आप लाइन आइटम डाल दें, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, और ये आ जाएगा हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हमने 2023 में जो 100 की रिवैल्यूएशन की थी। इन सारों को प्रॉपर्ली रेफ़र कर दें ताकि आपके एग्जामिनर को पता भी हो कि भाई नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो सब कुछ मैंने वर्किंग वन में ही किया है। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट का 2023 कंप्लीट हो गई, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट का सिर्फ 2023 कंप्लीट हुआ है। अब 2024 में जाते हैं। 2024 में क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2024 पे बोर्ड का डिसीजन चेंज हो गया। एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 875 है और 15 मिलियन कॉस्ट टू सेल है, वैल्यू इन यूज 891 है। अब ध्यान से समझिएगा, एज एट 1 अक्टूबर 2024, देखो जब आप 1 अक्टूबर 2024 पे लाए हो एसेट को और अब हम इसे IFRS 5 से निकाल रहे हैं, तो अब हम इसे मेजर करेंगे लोअर ऑफ टू थिंग्स, लोअर ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 कैरिंग अमाउंट एज इफ नो IFRS 5, अगर ये IFRS 5 में आया ही ना होता तो क्या कैरिंग अमाउंट होती। दूसरा रिकवरेबल अमाउंट, दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एज इफ IFRS 5 में यह आया ही ना होता, ध्यान से समझना, 1045 की कैरिंग अमाउंट थी जब हम इसे IFRS 5 में लेकर आए थे इस डेट पे 1 जुलाई 2023 पे, और उस वक्त इसकी लाइफ कितनी थी, 9.5 साल, तो डिवाइडेड बाय 9.5। अब कितना टाइम गुजर गया, 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2024 तक 12 महीने गुजर गए, और हम 1 अक्टूबर 2024 पे खड़े हुए हैं, यानी कि 3 महीने मजीद गुजरे, यानी कि 1.25 साल गुजर गया। जब आप इसको IFRS 5 में लाए थे 1 जुलाई 2023 पे तो लाइफ कितनी थी, 9.5 साल, और अब 1 अक्टूबर 2023 पे लाइफ कितनी है, 1.25 साल गुजर गया। 1 जुलाई 23 से 1 जुलाई 24 1 साल, 1 जुलाई 24 से 1 अक्टूबर 24 तक 3 महीने, तो 1.25 साल गुजर गया। तो यानी कि अब इसकी लाइफ है 9.5 माइनस 1.25। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझें, एसेट की कैरिंग अमाउंट ली जब मैं IFRS 5 में आया, डिवाइड बाय 9.5 कर दिया। 1.25 साल के बाद, अगर मैं 1.25 साल के बाद देखूं तो कितनी लाइफ रह गई सर, 1.25 साल के बाद लाइफ रह गई 9.5 माइनस 1.25, 8.25, 8.25 साल की लाइफ रह गई है। तो यानी कि मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि 9.5 से डिवाइड करके 8.25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये काम मैंने पहले शो कर दिया था। तो अब एसेट की कैरिंग वैल्यू ये होती अगर ये एसेट कभी IFRS 5 में आया ही ना होता, अगर ये एसेट कभी IFRS 5 में आया ही ना होता तो इसकी कैरिंग वैल्यू होती, क्योंकि नॉर्मल डेप्रिशिएट हो रहा होता। अच्छा, इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सर, ये तो हमारे पास थी लाइफ इस टाइम पे। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट के लिए हम लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। 1 अक्टूबर 2024 पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 875 माइनस 15, 875 माइनस 15, और वैल्यू इन यूज़ है 891। तो रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों का हायर है, रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों का हायर है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़ का हायर, और एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ। क्या कैरिंग अमाउंट होती है अगर ये IFRS 5 में आया ही ना होता, और रिकवरेबल अमाउंट वो कितनी है 891। तो इन दोनों का अगर हम लोअर लें तो ये आएगा 891, ये आएगा 891। एसेट लास्ट ईयर हम 875 पे ले आए थे, 1 अक्टूबर 2024 पे जब हम इसे IFRS 5 से निकाल कर दोबारा IAS 16 में लेकर जा रहे हैं तो इसको लाना है 891 पे। यानी कि हम 2024 में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम 2024 में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितना
891 माइनस 875, हम 16 का रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं 2024 में। अच्छा, अब ये हम आ गए 1 अक्टूबर 2024 पे, तो अब 2024 में डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगा। कितना रिकॉर्ड होगा सर? सिर्फ 3 महीनों का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा? 891। अब लाइफ कितनी है? 8.25 मल्टीप्लाई बाय 3/12, मल्टीप्लाई बाय 3/12। 1 अक्टूबर 2024 पे पीपीपी की क्या कैरिंग अमाउंट है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये फाइनली एसेट आपका एट 31 दिसंबर 2024 आ जाएगा। ये फाइनली एसेट आपका 31 दिसंबर 2024 आ जाएगा 864। अब आप एसेट को बेच नहीं रहे, मजीद चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपने लास्ट ईयर तक ग्रांट का बैलेंस दोबारा 360 कर दिया था, अब आपको ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करनी होगी। अब आपको ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करनी होगी, लेकिन कितनी? देखें, 2021 गुजर चुका है, 22 गुजर चुका है, 23 गुजर चुका है, 24 गुजर चुका है, 4 साल गुजर चुके हैं। 2 साल तो आपने ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करी थी, फिर 2.5 साल की थी, फिर रिवर्स कर दी थी, फिर ये वाले साल में मजीद कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं करी थी, लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक अब 4 साल गुजर चुके हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा? 360 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 सालों की इनकम एक साथ रिकॉर्ड करूँगा जो 4 साल अब तक गुजर चुके हैं, जो 4 साल अब तक गुजर चुके हैं। ये आ जाएगा 120, और ये हमारे पास डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस आ जाएगा 240। रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस में कोई चीज़ नहीं आ रहा, वो 100 ही चल रहा है, क्योंकि वो डिस्पोजल के वक्त अब डी रिकॉग्नाइज होगा। थोड़ी चीज़ें मुश्किल हैं, थोड़ी चीज़ें मतलब कोई अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, बस नंबर्स क्रंचिंग वगैरह इतनी है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि यार चल क्या रहा है। अब वर्किंग तो यहाँ तक हो गई पूरी, अब चीज़ों को प्लॉट करते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में ये 2024 पे हेल्ड फॉर सेल नहीं है, और 2023 में ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में नहीं था, हेल्ड फॉर सेल में था। 2024 में कितने का ये? 2024 में ये है 31 दिसंबर 2024 पे 864। इसके आगे भी रेफरेंस डाल दें, वर्किंग 1। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस तो अनचेंज रहेगा, उसको 100 ही रहने देते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस अब कम हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस कितना हो गया? 240। तो बैलेंस शीट पे एक्सट्रैक्ट्स कंप्लीट हो गए, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस और डिफर्ड ग्रांट। डेप्रिसिएशन में देखें तो 2024 में यस डेप्रिसिएशन थी, कितनी थी 2024 में डेप्रिसिएशन? 27 की, 3 मंथ्स की। इम्पेयरमेंट में रिवर्सल था, इम्पेयरमेंट में रिवर्सल था, तो एक काम करते हैं, इम्पेयरमेंट को, लॉस को हम नेगेटिव में दिखा रहे हैं, और रिवर्सल ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो रिवर्सल कितना था 2024 में? 15 का याद आ रहा है मुझे, सॉरी 16 का ये हमारे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट था। 2024 में ग्रांट इनकम ठीक ठाक थी, क्योंकि 4 सालों की इनकम एक साथ अब रिकॉर्ड हो रही है 120, और चूँकि ग्रांट इनकम को पॉजिटिव दिखाना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगा। और 2024 में दोबारा से कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो 2024 में OCI में कुछ नहीं आएगा, 2024 में OCI में कुछ नहीं आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0। तो यहाँ तक हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 की सारी वर्किंग भी कंप्लीट हो जाती है, और हमने सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली प्लॉट भी कर दिया। मैं इन रॉज को हाइड कर देता हूँ ताकि मैं वर्किंग 2 करूँ तो मुझे इतना बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। इनको हाइड कर रहा हूँ, ये वर्किंग हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, सही है। अब हम वर्किंग 2 करेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट जो है हमारी वो भी थोड़ी तगड़ी है। कहता है ऑन 1 मई 2023, यानी कि अगेन पिछले साल के 1 मई पे, कंपनी एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद फ्यूटॉन लिमिटेड टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड सोल्यूशन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग डिलीवरेबल्स। लास्ट ईयर 1 मई 2023 में हमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूटॉन लिमिटेड के साथ, उनको हम इंटीग्रेटेड सोल्यूशन दे रहे हैं जिसमें ये कुछ है, अ लाइसेंस टू WL property business intelligence software including all associated intellectual property right. The license is valid for 2 years and provided on as is basis with no subsequent updates during the contract period. अच्छा, अब ये क्या बात है सर? अब जिन्होंने IFRS 15 में लाइसेंसिंग का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि लाइसेंसिंग के रेवेन्यू में 2 बातें थी, या तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांसफर होती थी, या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर होती थी। और ये डिपेंड करता था कि आपका जो लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है वो राइट टू यूज़ है या राइट टू एक्सेस है।
राइट टू यूज़ का मतलब है कि आपने बस लाइसेंस दे दिया कस्टमर को, अब आप इसको मजीद कोई वैल्यू एडिशन, कोई अपडेशन वगैरह करके नहीं दोगे, तो आप रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड कर लेते थे। जब लाइसेंस राइट टू यूज़ हो तो हम रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड कर देते थे, यानी कि आपने एक चीज़ कस्टमर को दी, कोई मूवी दे दी, कोई सॉफ्टवेयर दे दिया, बस ये आपका हो गया 2 साल के लिए। अब हम इसमें कोई मजीद वैल्यू ऐड करके नहीं देंगे, तो हम रेवेन्यू एक साथ रिकॉर्ड कर लेते थे, भले कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। लेकिन अगर राइट टू एक्सेस है कि कस्टमर को एक्सेस दिया जा रहा है, जिसमें अपग्रेडेशन हो रही है, अपडेशन हो रही है, वैल्यूज ऐड की जा रही है, तो फिर ये रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड किया जाता था। यहाँ पे कह रहा है कि हमने जो लाइसेंस दिया है ना, ये एज इज बेसिस पे दिया है, नहीं कि जो आज है ये हमने आपको 2 साल के लिए दे दिया, अब हम इसमें मजीद वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। तो इवन दो कि ये 2 साल के लिए लाइसेंस दिया है, लेकिन ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका रेवेन्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगा। आगे कहता है एक्सेस टू WL डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर होस्टेड एट कंपनीज क्लाउड बेस्ड सर्वर फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक्सेस दिया जा रहा है, यानी कि ये राइट टू एक्सेस है, तो ये जो सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है इसका 2 साल के लिए एक्सेस दिया जा रहा है, तो इसका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगा। ongoing customer service and ongoing training, on-site training for both software as required over 2 years period. Obviously support services और training आप समझते हैं ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो ओवर टाइम सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये मैंने फ़ौरन इसीलिए कंक्लूड कर दिया क्योंकि आगे सवाल में ना बताया हुआ भी है, आएगा कहीं कि ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और ये तीनों डिस्टिंक्ट है। पहला लाइसेंस राइट टू यूज़ है एट अ पॉइंट इन टाइम, दूसरा राइट टू एक्सेस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तीसरा ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज है, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहता है द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 190 मिलियन पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50%, 30% एंड 20% ऑन 1 मई 2023, 31 मार्च 2024 एंड 30 अप्रैल 2025। द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कंटेन्स द परफॉर्मेंस रिलेटेड क्लॉजेस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस लमसम है 190 मिलियन, जिसमें से 50%, 30% और 20% की इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 1 मई 23, 31 मार्च 23 और 30 अप्रैल 25 पे। और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड क्लॉजेस भी हैं। फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ईयर 1 मई से लेकर 30 अप्रैल हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ईयर WL इज इंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 8 मिलियन ऑन 30 अप्रैल 2025 if WL customer support exceeds 95% in any contract year। कह रहा है अगर कस्टमर सपोर्ट का जो अप टाइम है अगर वो 95% क्रॉस कर जाता है तो 8 मिलियन पर ईयर बोनस है, 8 मिलियन पर ईयर बोनस है, और ये कब पे किया जाएगा? 30 अप्रैल 2025 पे। फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ईयर, हर एक साल के लिए 8 मिलियन का बोनस है अगर कस्टमर सपोर्ट टाइम 95% एक्सीड कर जाए। कॉन्वर्सली ऑन द अदर हैंड, फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ईयर company must refund 6 million on 30th April 2025 if FL reports more than 3 crucial faults in data analytics software। कह रहे ईच कॉन्ट्रैक्ट ईयर के लिए 6 मिलियन आपको रिफंड करने पड़ेंगे 30 अप्रैल पे अगर 3 से ज़्यादा क्रिटिकल फॉल्ट एनालिटिकल सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट हुए। समझिएगा, पहला है सॉफ्टवेयर लाइसेंस राइट टू यूज़, दूसरा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस राइट टू एक्सेस, तीसरा है ट्रेनिंग। 2 वेरिएबल कंसिडरेशन है, यहाँ पर 2 वेरिएबल कंसिडरेशन है। 8 मिलियन का बोनस है अगर कस्टमर सपोर्ट, ये कस्टमर सपोर्ट से लिंक करता है, अगर कस्टमर सपोर्ट 95% से ज़्यादा टाइम है, और 6 मिलियन की पेनल्टी है अगर डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में, अगर डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर, ये देखो क्रिटिकल डिफॉल्ट इन डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, अगर डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में 3 से ज़्यादा फॉल्ट निकले तो 6 मिलियन पेनल्टी है, 6 मिलियन रिफंड करने पड़ेंगे। तो ये दोनों हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन है, और ये दोनों वेरिएबल कंसिडरेशन ऐसी है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पर्टेन करती है। ये 8 मिलियन का बोनस सपोर्ट टाइम से पर्टेन करता है, यानी कि इससे। ये 6 मिलियन की पेनल्टी डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर से पर्टेन करती है, यानी कि इस वाले से। आगे, कंपनी टिपिकली सेल्स द लाइसेंस फॉर इट्स बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर फॉर 60 मिलियन पर ईयर। द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेयर विया क्लाउड सर्विस एक्सेस इज 36 मिलियन पर ईयर, while customer support service including on-site training are typically sold at rupees 18 million per year। तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की एक साल की इन्होंने स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस बताई है। बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर 60 मिलियन पर ईयर, डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर 36 मिलियन पर ईयर, और कस्टमर सपोर्ट सर्विस इंक्लूडिंग ऑन-साइट ट्रेनिंग 18 मिलियन पर ईयर। ईच ऑफ द 3 डिलीवरेबल इज डिस्टिंक्ट एंड इज प्रोवाइडेड सेपरेटली टू द कस्टमर इन अदर अरेंजमेंट। यहाँ पे इन्होंने खुद ही क्लियर कट बता दिया कि ये तीनों डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। आगे,
एट 31 दिसंबर 2023, पहले ईयर एंड का आखिर आया, कॉन्ट्रैक्ट का एंड नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड चल रहा है 1 मई से 30 अप्रैल। हमारा कंपनी का ईयर एंड चल रहा है जनवरी टू जून। हमारे कंपनी का ईयर एंड पे कंपनी असेस्ड that it was likely to exceed 95% support uptime target for the first contract year ending 30 अप्रैल 2024। कह रहे पहले साल के आखिर में हमें लगता है कि जो सपोर्ट टाइम का टारगेट था ना वो हम 95% से एक्सीड कर जाएंगे। अब ना IFRS 15 वेरिएबल कंसिडरेशन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को हम रेवेन्यू के तौर पे उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे व्हेन इट इज़ हाईली प्रोबेबल that subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue। यानी वेरिएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट आप रेवेन्यू या ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट उस वक्त बनाते हो जब इस बात की हाईली प्रोबेबल हो कि सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट चेंज नहीं होंगे, रेवेन्यू के रिवर्सल की नौबत नहीं आएगी। यहाँ पे इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इट वॉज लाइकली। मैंने जब ये सवाल पहली बार रीड किया तो मैंने ये इंटरप्रेट किया कि इट वॉज लाइकली को मतलब है कि हाईली प्रोबेबल की बात कर रहा है। इट वॉज लाइकली का मतलब है कि ये हाईली प्रोबेबल की बात कर रहा है, लेकिन मैंने जब सोल्यूशन देखा तो सोल्यूशन में इसको वो हाईली प्रोबेबल कंसिडर नहीं कर रहा ईयर एंड पे। एनीवे ये थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस है। मुझे इट वॉज लाइकली के वर्डिंग से ऐसा लगा कि वो हाईली प्रोबेबल की बात कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने अपने आंसर के अंदर इसको हाईली प्रोबेबल कंसिडर नहीं किया। ईयर एंड पे कोई एडिशनल रेवेन्यू, बोनस रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। कह रहा है 31 दिसंबर 2023 इट वॉज लाइकली टू बी एक्सीड 95% सपोर्ट टाइम फॉर द फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल 2024। हाउएवर by that same date company had reported 4 critical faults in the data analytical software। ईयर एंड तक हाईली लाइकली है कि हमारा कस्टमर सपोर्ट टाइम 95% टारगेट मीट कर जाएगा, यानी हमें बोनस मिलेगा, लाइकली है। लेकिन जो पेनल्टी थी कि अगर 3 से ज़्यादा फॉल्ट आए तो 6 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ईयर एंड तक 4 फॉल्ट आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ईयर एंड तक 4 फॉल्ट रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि पेनल्टी वाला अमाउंट हमें नहीं मिलेगा, पेनल्टी हमें पे करनी पड़ेगी। ऑन 30 अप्रैल 2024, अब 30 अप्रैल 2024 कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल खत्म हो गया। कंपनी अचीव द सपोर्ट अप टाइम टारगेट ऑफ 95%, हमने सपोर्ट टाइम टारगेट अचीव कर लिया। एट 31 दिसंबर 2024 दूसरे साल का ईयर एंड आया, कंपनी का दूसरा ईयर एंड आया। कंपनी एस्टिमेटेड दैट सपोर्ट अप टाइम फॉर द सेकंड क्वार्टर ईयर वाज अनलाइकली टू एक्सीड 95% थ्रेशोल्ड। कह रहे अब दूसरे साल के आखिर में लगता है कि हम 95% थ्रेशोल्ड मीट नहीं करेंगे। However, FL had not reported any critical fault in data analytics software during the 8 month of the second year। अच्छा, दूसरा साल कंपैरेटिवली ईजी है। दूसरे साल में वो कह रहा है कि हम 95% वाला टारगेट भी मीट नहीं करेंगे, यानी बोनस नहीं मिलेगा, और दूसरे ईयर एंड तक कोई फॉल्ट भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, यानी कि पेनल्टी भी नहीं लगी। क्योंकि 2024 फिर भी सिंपल है, 2023 में थोड़ा वर्डिंग्स में घुमाया है। तो ये हमारा सारा एडजस्टमेंट नंबर 2 है। अब पहले मोटी मोटी वर्किंग करते हैं। देखिए, हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस या एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हमारे पास एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारे पास डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, तीसरा हमारे पास सपोर्ट एंड ट्रेनिंग है। इन तीनों की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस कितनी है? सर सॉफ्टवेयर की है 60 मिलियन और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2। डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की 36 मिलियन, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2। और सपोर्ट एंड ट्रेनिंग की है 18 मिलियन, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये सम ऑफ स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस आ गया, 228। और कॉन्ट्रैक्ट में से अगर वेरिएबल कंसिडरेशन को अभी इग्नोर कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है? 190। तो 190 को हमें इन तीनों में एलोकेट करना पड़ेगा इनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। तो ये हो जाएगा 190 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, 190 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, और 190 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। इन तीनों का टोटल 190 आ गया। तो पहले तो हमने 190 को इन तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में तोड़ दिया।
अच्छा, ये 2-2 सालों की ट्रांजिशन प्राइस है। ये 100 मिलियन 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, ये 60 मिलियन 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, ये 30 मिलियन 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। तो ट्रांजिशन प्राइस पर ईयर निकाल लेता हूँ, सिंपली दिस डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने पर ईयर ट्रांजिशन प्राइस निकाल ली। अच्छा, फिर सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ मैं ये कि सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ये होगी एट अ पॉइंट इन टाइम, ये होगी ओवर टाइम, और ये होगी ओवर टाइम। अगेन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरिया है जिसके लिए आपने लाइसेंसिंग का रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। IFRS 15 में लाइसेंसिंग के रेवेन्यू के अगेंस्ट दो बातें हैं, राइट टू यूज़ और राइट टू एक्सेस। जब राइट टू यूज़ हो तो एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करते हैं, जब राइट टू एक्सेस हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ये जहन में रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मई से 30 अप्रैल, और ईयर एंड चल रहा है जनवरी टू दिसंबर। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू 100 मिलियन एट अ पॉइंट इन टाइम सारा का सारा 2023 में रिकॉर्ड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू 100 मिलियन एट अ पॉइंट इन टाइम सारा का सारा 2023 में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसको प्लॉट कर देते हैं, भूल जाएंगे। यहाँ आता हूँ, रेवेन्यू इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, इसका 2024 में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। 2023 में ही पूरा 100 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। 2023 में ही पूरा 100 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि ये एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होना है, और 2024 में इसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना। ठीक है, बाकी दो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलेगी, इसको हम देखते हैं। देखिए, डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट है 1 मई 23 टू 30 अप्रैल 24, फर्स्ट मई 2023 से 30 अप्रैल 2024, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025। ठीक है, रेवेन्यू पर ईयर वो कितना है, कितना था, 30। सही है, 30 का रेवेन्यू। अच्छा, अब इन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक 4 फॉल्ट आइडेंटिफाई हो गए, यानी कि 2023 के रेवेन्यू में 31 दिसंबर 2023 तक का मतलब है कि 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक के कॉन्ट्रैक्ट में जब ये फॉल्ट आइडेंटिफाई हो गए, पेनल्टी कितनी थी, 6 मिलियन थी। यस, 6 मिलियन की पेनल्टी थी ना। फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ईयर द कंपनी मस्ट रिफंड 6 मिलियन इफ FL रिपोर्ट मोर देन 3 फॉल्ट। तो अगर ईयर एंड तक ही 4 डिफॉल्ट आ गए तो इसका मतलब है कि यहाँ 6 मिलियन की पेनल्टी है। और 2024 के आखिर में क्या कह रहा था कि कंपनी को लगता है कि कोई पेनल्टी रिपोर्ट कंपनी FL हैड नॉट रिपोर्टेड एनी क्रिटिकल फॉल्ट, यानी कि यहाँ कोई पेनल्टी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इसका रेवेन्यू इस साल का ये बनेगा, इसका रेवेन्यू इस साल का ये बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर्स हैं, ठीक है, ये हमारी कंपनी के ईयर्स नहीं चल रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर है। तो 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का 30 का पर ईयर रेवेन्यू, 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक का पर ईयर रेवेन्यू। 2023 के आखिर में 4 गलतियां आइडेंटिफाई हो गई थी, तो यानी कि पेनल्टी आएगी। 2024 में कोई गलती आइडेंटिफाई नहीं हुई तो कोई पेनल्टी नहीं आएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ईयर का रेवेन्यू है। अब फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, इसको ध्यान से देखना। 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 वाला कॉन्ट्रैक्ट 2023 के साल में सिर्फ 9 मंथ्स है। 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 वाला कॉन्ट्रैक्ट 2023 के साल में सिर्फ 9 महीने तक है, 31 दिसंबर 2023 तक। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने भी नहीं, 8 महीने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
तो 1 मई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक ये 8 महीने बनते हैं, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 8/12, 24 मल्टीप्लाई बाय 8/12। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के 4 महीने, जनवरी 24, फरवरी 24, मार्च 24 और अप्रैल 24, इस साल के कॉन्ट्रैक्ट के 4 महीने अकाउंटिंग ईयर 2024 में फॉल करते हैं। तो ये आ जाएगा, अगर आप इन दोनों का टोटल देखें तो इन दोनों का टोटल 24 ही बन रहा है। मैंने इस वाले कॉन्ट्रैक्ट ईयर को अकाउंटिंग ईयर 2023-24 में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? 24 मल्टीप्लाई बाय 8/12, 24 मल्टीप्लाई बाय 4/12। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट ईयर है 1 मई 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025, ये 2024 में 8 महीने फॉल करता है। समझे मेरी बात को? 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024, 8 महीने 2023 में फॉल करेंगे, 4 महीने 2024 में फॉल करेंगे। और 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 के 8 महीने यहाँ फॉल करेंगे। तो इसका मैंने 8 महीने का रेवेन्यू यहाँ लिया, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का 4 महीने का रेवेन्यू और दूसरे वाले का 8 महीने का रेवेन्यू, और वेरिएबल कंसिडरेशन मैंने यहाँ एडजस्ट कर दी है। प्लॉट कर दें। डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेयर, सब क्या क्या वर्किंग टू भी लिख दें। 2023 में कितना? 16 और 2024 में, अच्छा एग्जामिनर के लिए अगर आपको वर्किंग शो करनी हो ना तो आप इसको यूँ शो कर दें कि ये आ रहा है 24 मल्टीप्लाई बाय 8/12, ये आ रहा है 24 मल्टीप्लाई बाय 4/12 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 8/12। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये 16 और 28 कैसे बनाया आपने। ये 24 इंटू 8/12, ये 24 इंटू 4/12 और 30 इंटू 8/12। सही हो गया। अब आते हैं सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग पे। सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग में भी 2 कॉन्ट्रैक्ट ईयर चल रहे हैं। इनका भी रेवेन्यू पर ईयर, इनका रेवेन्यू पर ईयर कितना है? एक मिनट, मैंने एक चीज़ गलत लिंक कर दी है। नहीं सही है, ये 15 होगा, इसका 15 पर ईयर है। दोनों सालों का 15 पर ईयर, 15 पर ईयर। ठीक है। अच्छा, अब बोनस, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आईकेएफ के हिसाब से चलूँ कि इट वॉज लाइकली, हो सकता है मिल जाए। लाइकली का मतलब होता है मोर देन 50%। वैसे तो लाइकली का मतलब होता है मोर देन 50%। लेकिन IFRS 15 कहता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट रेवेन्यू तब रिकॉर्ड हो जब हाईली प्रोबेबल हो। तो यहाँ पे हाईली प्रोबेबल वाली बात नहीं है, लाइकली की बात है। तो इसका मतलब है कि 2023 तक तो हमें लग रहा था कि बोनस नहीं मिलेगा। 2023 तक तो हमें लग रहा था बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली फिर बोनस मिल भी गया। उसको बताता हूँ क्या करना है। 2024 में भी कह रहा है हमें लगता है कि बोनस नहीं मिलेगा, इट वॉज अनलाइकली कि बोनस मिलेगा, तो ये भी 0। यहाँ तो मैं सिंपल यही कर सकता हूँ। बल्कि देखो, इस 10 को 8/12 कर दिया, इस 15 को 8/12 कर दिया, 15 को 4/12 और बाकी के 15 को 8/12। इस कॉन्ट्रैक्ट ईयर के 8 महीने 2023 में फॉल कर रहे हैं, 8/12। इस कॉन्ट्रैक्ट ईयर के 8 महीने 24 में फॉल कर रहे हैं, 8/12। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाकी के 4 महीने यहाँ फॉल कर रहे हैं। मैंने मुश्किल कर दिया। इस 15 में से 8 महीने 2023 में है, ये रहे। इस 15 में से 4 महीने 2024 में है, ये रहे, ये वाला हिस्सा। और इस 15 में से 8 महीने 2024 में ये वाला हिस्सा। यानी कि यही कैलकुलेशन की है बेसिकली। इस 24 की जगह हो जाएगा 15, 30 की जगह भी हो जाएगा 15 और 24 की भी जगह हो जाएगा 15। अभी बोनस नहीं देखा हमने, बोनस के बारे में बताता हूँ। आई होप कि ये आपको 2023 2024 समझ आया होगा। अब बोनस के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है 2023 तक तो 50-50 था कि 95% टारगेट मीट होगा। यानी 2023 के आखिर तक बोनस हाईली प्रोबेबल नहीं था। तो 2023 में बोनस का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
लेकिन 2024 में जब एंटर हुए 30 अप्रैल 2024 आया, अभी कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल कंप्लीट हुआ है, तो आपने टारगेट मीट कर लिया, तो यानी कि अब तो सर्टेन हो गया ना, अब तो सर्टेन हो गया। तो इसका जो बोनस का रेवेन्यू है वो 2000 कितना था बोनस, 8 मिलियन, ये 2024 में रिकॉर्ड होगा। देखें अगेन बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 का कॉन्ट्रैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, लेकिन वेरिएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड होता है जब वो हाईली प्रोबेबल हो। ईयर एंड पे वो हाईली प्रोबेबल नहीं था। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, मोस्ट लाइकली इज नॉट कंसिडर्ड एज हाईली प्रोबेबल। ठीक है, कि हम मोस्ट लाइकली को हाईली प्रोबेबल नहीं समझ रहे, और सही भी है। 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक के कॉन्ट्रैक्ट में ईयर एंड पे ये हाईली प्रोबेबल नहीं था, तो 2023 में हमने 8 मिलियन का कोई पोर्शन रिकॉर्ड नहीं किया, बोनस के 8 मिलियन का। लेकिन 2024 में जब आप आए 30 अप्रैल 2024 में, तो टारगेट अचीव हो गया, तो अब तो ये सर्टेन ही हो गया ना, तो हमने 8 मिलियन वो अलग से ऐड कर दिए, और बाकी के 15 का जो 4 महीने का पोर्शन था वो तो हमने ऐड किया वही है, और बाकी के इस वाले 15 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बाकी के जो 8 महीने वो यहाँ फॉल कर। इसको भी प्लॉट कर दें। $10 मिलियन, 23 मिलियन, तो रेवेन्यूज़ के नंबर प्लॉट कर दिए, ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई थी। हाँ, इन्होंने पेमेंट के बारे में भी कुछ बताया था। पेमेंट के बारे में बताया था कि 190 मिलियन में से 50% इस वक्त मिलेंगे, बाकी के 30% इस वक्त मिलेंगे, बाकी के 20% इस वक्त मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखें वर्किंग 3 कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, अच्छा मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का नाम दे रहा हूँ। आईकेप के सोल्यूशन में से कॉन्ट्रैक्ट एसेट का नाम दिया हुआ है। मैंने जहाँ तक मैंने आईकेप के सोल्यूशन को देखा है, तो आईकेप का एसेट, आईकेप का सोल्यूशन, आईकेप का एग्जामिनर कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का शायद फ़र्क नहीं समझता। कुछ अटैम्प में तो फ़र्क समझता, कुछ अटैम्प में इसको इग्नोर कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज योर अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन। आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की हो या ना की हो, अगर अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल है। हाँ, क्रेडिट टर्म पैसेज ऑफ टाइम कंडीशन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट एसेट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फॉर विच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है लेकिन राइट टू रिसीव कंडीशनल है, तो वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करते हैं। राइट टू रिसीव अनकंडीशनल हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं। किसी को क्रेडिट टर्म दे रहे हैं 2 महीने 6 महीने का, तो ये कंडीशन नहीं होती, इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने पेमेंट टर्म्स बता दिए कि 50%, 30%, 20% इस वक्त मिलेंगे, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बस पैसेज ऑफ टाइम है। तो ये आपके अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन ही है। हाँ, हमने क्रेडिट पीरियड दिया है कि 50, 30, 20% दे देना, लेकिन कोई कंडीशन थोड़ी दी है कि ये करेंगे तो ये पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल ही रिकॉर्ड होना चाहिए। सजेस्ट आंसर में आई डोंट नो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों रिकॉर्ड किया। अच्छा, पेमेंट कब कब मिल रही है? 1 मई 23, 31 मार्च 24 और 30 अप्रैल 25। 1 मई 23, 1 मई 2023, 31 मार्च 2024 और 30 अप्रैल 2025। ये हमारी पेमेंट डेट्स हैं। कितनी कितनी पेमेंट है? 50%, 30% और 20%, 190 मिलियन का। तो 190 इंटू 50%, 190 इंटू 30% और 190 इंटू 20%, और इन तीनों का टोटल 190 बन रहा है। तो ये मैंने पेमेंट डेट्स प्लॉट कर दी। अच्छा, अब ये दोनों पेमेंट्स 2000, ये वाली पेमेंट 2023 में है, ये 2024 में है, ये 2025 में होगी। सही है। हमारे पास 2023 में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हुआ है? सर 2023 में रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है दिस, फॉर्मूला बार को देखिएगा, प्लस दिस
प्लस दिस, इन तीनों का टोटल रिकॉर्ड कर लूँ तो ये 2023 का रेवेन्यू आ जाएगा। यानी 2023 में इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया और इतनी पेमेंट रिसीव हो गई। तो 2023 के अगर पेमेंट को मैं माइनस कर दूं, इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, इतनी पेमेंट हो गई, तो ये हमारा रिसीवेबल होगा 31 दिसंबर 2023 पे। इतना रेवेन्यू 2023 में रिकॉर्ड हुआ, इतनी पेमेंट रिसीव हो गई, तो बाकी का अमाउंट रिसीवल में चला जाएगा। काम ज़्यादा कर दिया, पैसा कम मिला, बाकी रिसीवल है। 2024 में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ सर? 2024 में रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ ये प्लस ये प्लस ये। फॉर्मूला बार को देखो, मैंने इन तीनों को टोटल कर दिया। और 2024 में पेमेंट कितनी मिली? 57। इसको माइनस में शो करें तो हमारे पास 31 दिसंबर 2024 पे या तो रिसीवल आएगा या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आएगा। देख लेता हूँ पहले, रिसीवल ही आ रहा है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो रिसीवल आ रहा है ये 30 अप्रैल की पेमेंट से मैच क्यों नहीं कर रहा, 30 अप्रैल की रिमेनिंग 20% से मैच क्यों नहीं कर रहा? वो इस वजह से कि हमने रेवेन्यूज़ के नंबर में वो वेरिएबल कंसिडरेशन भी डाल दी है, बोनसेस और पेनल्टी की पेमेंट्स को भी एडजस्ट करते हैं, तो इस वजह से ये मैच नहीं कर रहा इससे। अगर ना होती तो फिर ये एग्जैक्ट 38 ही आ रहा होता। तो 2023 में इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, इतनी पेमेंट रिसीव हो गई, बाकी रिसीवल। 2024 में मजीद इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, इतनी पेमेंट रिसीव हुई, इतना रिसीवल। ये हमारे पास एसेट्स में ही कॉन्ट्रैक्ट रिसीवल, इसको मैंने वर्किंग 3 में शो किया है। 2023 के आखिर में आ जाएगा 31, 2024 के आखिर में आ जाएगा 25। तो आई बिलीव कि यहाँ तक मैंने सब कुछ अकाउंट फॉर कर लिया है। तो फाइनली यहाँ तक आई होप कि मैंने कोई चीज़ मिस ना कर दी हो, कोशिश तो की कि मिस ना की हो। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।